हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है बेसिकली, इसमें हम सारे ही एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एग्जाम्स है बिल्कुल नज़दीक, लेकिन हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आपके 80 में से 80 मार्क्स तो कन्फर्म आने ही वाले हैं। जस्ट आपको क्या करना है, स्टेप अप एकेडमी को फॉलो करना है। चलिए इस वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, जो कि काफी आसान सा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस x व्हेन अ करंट y फ्लोज थ्रू इट इन टाइम z इज गिवन बाय व्हाट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, ये x y z, ये देख करके बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए द हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? हीट के बारे में बताया गया है कि किसी वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसका रेजिस्टेंस x है, करंट उसमें y फ्लो कर रहा है और कितनी देर तक फ्लो कर रहा है, तो z टाइम तक फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है हीट और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से डिटरमाइन करते हैं, जो कि क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हीट जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के। हीट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इन शॉर्ट अगर हम इसे लिखें तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। क्लियर है? तो ये जो H स्क्वायर आर टी है, बस यही फॉर्मूला यहाँ पर आपको पुट कर देना है। यहाँ पर देखिए हीट की वैल्यू निकालनी है, तो आई की जगह पर आप क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। आर की जगह पर क्या दिया हुआ है? एक्स। रेजिस्टेंस कितना है? एक्स है, तो रेजिस्टेंस के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे बच्चों? एक्स लिख देंगे। एंड देन टी जो है उसे किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जेड। तो आपका हीट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? एक्स जेड वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको बस यही बताना था कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अगर यहाँ पर आपको वैल्यूज दी होती तो ये और आसान हो जाता, आप वैल्यू रख करके हीट का जो अमाउंट है वो निकाल लेते। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हीट की यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, हीट की यूनिट आप क्या लिखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है एक्स जेड वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एमसीक्यूज में तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, आसान से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम। अब यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो उस दौरान पर जो टोटल अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो 10 मिनट तक कितना है? 300 कूलम। द करंट फ्लोइंग इज, तो इस टाइम पर मतलब कि 10 मिनट्स के अंदर कितना टोटल करंट फ्लो किया होगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे? तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द करंट, आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय टी। ठीक है, दैट मीन्स कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या है, या फिर अगर मैं पहले तो अगर आपको आई का फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसे, तो वो क्या होता है? Q बाय टी। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 300 कूलम दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 10 मिनट्स दिया हुआ है। लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये कूलम पर सेकेंड होता है। तो सेकेंड में हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को चेंज करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मिनट्स में दिया हुआ है, इट शुड बी इन सेकेंड्स। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? इसमें कितने मल्टीप्लाई करना होगा? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 का। तो 10 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 10 मिनट्स को अगर आपको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल यहाँ से, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5, और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर्स। क्लियर है? तो आंसर कितना होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.5 एम्पियर्स। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, एक कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 ओम आपको दिया है।
देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। तो नाइक्रोम का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नाइक्रोम है उसका यूज़ हम जनरली हीटिंग डिवाइसेस में करते हैं। हीटिंग डिवाइसेस मतलब जिनसे आपको हीट चाहिए हो, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हो, तो हीटिंग डिवाइसेस में करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो नाइक्रोम है, क्लियर है, तो जो नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जब कॉपर के कंपैरिजन में बात की जाए ना, तो कॉपर से ये 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होता है। तो अगर कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, अगर आपका जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 इंटू आप 60 कर देंगे अगर, तो आपको नाइक्रोम, ये बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नाइक्रोम का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये जस्ट कितना होता है, 60 टाइम्स मोर देन होता है। तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट मीन्स नाइक्रोम का वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 60 ओम। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 60 ओम। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को करेंगे खत्म एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड per second by a 6 volt 0.5 एम्पियर लैम्प। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि कितना जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो दैट मीन्स सिंपल है बच्चों, ज़्यादा घबराइए मत, सिंपल से आपको क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अमाउंट पूछा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि E इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी होता है। अब हेयर V कितना दिया हुआ है आपको, V दिया हुआ है 6 वोल्ट्स, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, तो आपको 0.5 एम्पियर्स दी हुई है। T कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पर सेकेंड बोला हुआ है, क्या बताया गया है, पर सेकेंड। दैट मीन्स कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है, तो यहाँ से T की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, यहाँ से हम T की वैल्यू रख देंगे 1 सेकेंड्स। क्लियर है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V इंटू आई इंटू टी आप कर दीजिए 6 इंटू 0.5 इंटू 1। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 3 जा। So according to us the energy consumption, the energy transfer is joules, 3 joules per second। क्लियर है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 3 जूल्स पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो बच्चों या इसको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जितने भी ज़रूरी फॉर्मूलाज मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती जा रही हूँ उनको आप नोट डाउन ज़रूर करते जाएं। जैसे सबसे पहले हमने I इक्वल्स टू QT लिखा है, देन उसके बाद हमने लिया है फॉर्मूला एनर्जी ट्रांसफ़र का, मतलब अगर हमें एनर्जी पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे, E इक्वल्स टू V I इंटू टी। क्लियर है, तो जितने भी फॉर्मूला हम पूरे सेशन में यूज़ करेंगे उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ लेंथ 300 meter and a cross section area 1.0 millimeter square made of a material of a resistivity 1.0 into 10 to the power 7 ohm meter is। So basically यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा हिंदी भाषा में हम समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको निकालना है एक वायर का जिसकी लेंथ 300 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर है, ये मिलीमीटर है। ओके, एंड हेयर रेजिस्टिविटी किस में दी हुई है, ओम मीटर्स में। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, उसे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम उसे कन्वर्जन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है एंड हमें पता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वी हैव अ 2 ऑप्शन। पहली चीज़ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय आई इक्वल्स टू R होता है, और दूसरा R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय A। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का किस किस पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। क्लियर है, तो हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कर देने वाले हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो रो की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ से 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। क्लियर है, एंड
हेयर लेंथ कितनी दी हुई है, 300 मीटर्स दी हुई है, एंड देन एरिया दिया हुआ है आपको 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका कन्वर्जन कर लेंगे। अब देखिए इसका जब आप कन्वर्जन करेंगे सीधे मीटर्स में तो ये कितना होगा, 1 × 10⁻, कितना करना पड़ेगा आपको, 1 × 10⁻, आपको 3 करना पड़ेगा, है ना, 3 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसको इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी 36 लिख दिया था मैंने, ठीक है। सो 10⁻⁻6 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, है ना। क्या किया हमने, यहाँ से मिलीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में, तो 10⁻⁻3 हो गया। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻3 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 × 10⁻⁻6। क्लियर है, मीटर। अब अब आगे चलेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया है, खैर वो अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है, रो आपको दिया हुआ था कितना, 1.0 × 10⁻⁻7 ओम्स दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है, 300 दी हुई है, एंड डिवाइडेड बाय हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख देंगे विच इज़ 10⁻⁻6। क्लियर है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये देखिए तो इसकी वैल्यू होगी 30 ओम्स। क्लियर है, ये कैसे हुआ, चलिए एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 30। क्लियर है, तो कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 30 ओम्स होगी। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द करंट, वॉट, कूलम, वोल्ट या फिर एम्पेयर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो वॉट का यूज़ किया जाता है पावर के लिए, कूलम का यूज़ किया जाता है चार्ज के लिए, एंड वोल्ट इज़ यूज फॉर वोल्टेज एंड एम्पेयर इज़ यूज फॉर करंट। तो हेयर option number D is the right option. Now the next question is, an electrical heater is rated 100 watt and 220 volt. If it is operated on 110 volt, the power consumption will be. अब एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, उसकी रेटिंग क्या है, 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, मतलब पावर कितना उसमें रिक्वायर्ड है, 100 वॉट है, और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है, 220 वोल्ट है। If it is operated on 110 वोल्ट, the power consumption will be. अगर वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो फिर पावर कितना ये कंजम्पशन करेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पावर कंजम्पशन निकालने के लिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब आप कंजम्पशन की बात करते हो तो उस केस में अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये E इक्वल्स टू क्या हो सकता है, या पावर इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ये होगा V²/R। क्लियर है। सो यहाँ पे हमें पावर पता है कि कितना है, 100 वॉट है, ठीक है। वोल्टेज कितना है, तो 220 वोल्ट इंटू की पावर 2 डिवाइडेड बाय R अगर मैं कर दूं तो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 22 को अगर आप लिखेंगे 484 ओम्स, ठीक है। लगभग कितना आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, 484 ओम्स आ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, 110 वोल्ट पर जब आप इसे ऑपरेट करोगे तो फिर कितना पावर कंजम्पशन होगा। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका V², मतलब कितना लेना पड़ेगा आपको, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे आप इसको, आप इसे लिख दीजिए 484। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लेते, तो इसकी वैल्यू आना चाहिए 25 वॉट। ओके, तो व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आएगी, 25 वॉट। अब देखिए आपको बस याद रखना है, मैंने जैसा कहा है कि हर क्वेश्चन के साथ में आप उसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो है उसे आप बिल्कुल लिखते जाइए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, P इक्वल्स टू कितना लिखना है, V² बाय R लिखना है, क्योंकि पावर कंजम्पशन की बात हो रही है। क्लियर है।
आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको पता है V इंटू आई से ही हम ये फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। क्लियर है? तो लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही थी कंजम्पशन ऑफ पावर की, तो पावर कंजम्पशन रेजिस्टेंस के साथ में अगर आप निकालेंगे तो आपको सही तरीके से पावर का कंजम्पशन समझ में आता है। इसलिए जब आपसे कंजम्पशन की बात की जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आपसे पूछी जा रही है। सो एम्पियर, जूल, वोल्ट या फिर कूलम, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट? वी नो दैट कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the elements of electrical heating devices are usually made of tungsten, bronze, nichrome या फिर argon। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस कैसे होने चाहिए? जिसमें ऐसा हम मटेरियल लगाए जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप टंगस्टन का वायर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत कम हीट पर ही बर्न होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ टंगस्टन्स इन फ्यूजेस या फिर हम बल्ब में भी यूज़ करते हैं। बट हम यहाँ पर अगर बात करें हीटिंग डिवाइसेस की, तो हीटिंग डिवाइसेस में मतलब जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, तो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो नाइक्रोम वायर का होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉपर के मुकाबले 60 टाइम्स ज़्यादा क्या होता है? नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की दैट मीन्स आर की आपको यूनिट बोली हुई है, तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो यहाँ पर हो गया खत्म, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब एक इलेक्ट्रिकल कैटल आपको दी हुई है फॉर यूज ऑन अ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड 300 वॉट। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या बताना है कि 230 वोल्ट उस पर सप्लाई हम दे सकते हैं, मतलब 230 वोल्ट की सप्लाई के अकॉर्डिंग एक कैटल बनी हुई है जिसकी पावर की रेटिंग कितनी है? पावर कितना कंज्यूम करती है वो? 3000 वॉट वो पावर कंज्यूम करती है। फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट। अब इसके सेफ वर्किंग के लिए कि प्रॉपर तरीके से वर्क करे, ख़राब ना हो और उसका केबल भी जल ना जाए, तो इसके लिए हमें क्या उसकी रेटिंग रखना चाहिए? तो केबल कितना आपका रेटिंग का होना चाहिए? तो केबल की रेटिंग कैसे निकालेंगे? उसके करंट की रेटिंग से हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि पावर कितना है। इस फॉर्मूले से V इंटू आई से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जितनी करंट की वैल्यू आएगी एटलीस्ट उतना करंट जो है उसके नीचे का जो करंट होगा उतना करंट ये जो केबल है उसे क्या करना चाहिए? बेयरेबल होना चाहिए उसके लिए। तो अब देखिए पावर कितनी दी हुई है आपको, यहाँ से 3000 वॉट दी हुई है एंड वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है। करंट आपको निकालना है तो हम P इक्वल्स टू V इंटू आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 3000 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 230, ओके, एंड यहाँ से आपको I निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.04 एम्पियर्स। क्लियर है? तो अब वैल्यू कितनी आ रही है करंट की? 13.04 एम्पियर्स आ रही है। दैट मीन्स कि कितना एटलीस्ट करंट को ये कैरी करे, तो 15 एम्पियर इसकी जो वैल्यू है, इतना करंट अगर ये कैरी करेगा तब जा करके इतने पावर पर इतने करंट का आसानी से ये कंडक्शन कर पाएगा। समझ में आई बात? हमें यहाँ से क्या निकालना था कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 3000 वॉट का पावर कंजम्पशन हो रहा है, वोल्टेज आप 230 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमने ये पता कर लिया कि उसकी जो केबल है उसमें कितना करंट जाएगा। तो हमने इससे क्या निकाला? यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाली, तो करंट की वैल्यू कितनी आई है? 13.04 एम्पियर्स करंट की वैल्यू हमारे पास आई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इतने ही एम्पियर का वायर आप यूज़ करेंगे, मतलब इतना वायर आप यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ इतना ही करंट का को कैरी कर सके? नहीं, हमें इससे ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ती है। तो कितनी ज़्यादा लें? तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो 15 एम्पियर करंट एटलीस्ट ये जो वायर है उसकी रेटिंग 15 एम्पियर होना चाहिए, तब जाकर के इतना करंट जो है वो आसानी से कैरी करेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से 15 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द वर्क डन
in moving a unit charge across the 2 point in electric circuit is a measure of what? ठीक है, work done in moving a unit charge across 2 point, मतलब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है, उस वर्क डन को हम किसका मेजरमेंट मानते हैं? वो वर्क डन से हमें क्या मिलता है? करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस या फिर पावर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ओके, क्या होता है वर्क डन? क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पोटेंशियल। ओके, एंड इट इज, अगर 2 पॉइंट के बीच की बात की जा रही है तो इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? इस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट question is, if the current through the flood lamp is 5 ampere, what charge passed in 10 seconds? अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू दी हुई है? आपको टाइम की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाती जा रही हूँ आप उसके फॉर्मूला जो हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते जाइए। अगर आपने नोट डाउन किया हो तो सबसे पहले मैंने आपको एक और करंट का फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या होता है? I = Q/T। क्लियर है? अब यहाँ पर Q की वैल्यू आपको क्या निकालना है? यहाँ पर ध्यान से देखो, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, क्लियर है, और टाइम दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड्स, है ना। तो करंट और टाइम दिया हुआ है, निकालना क्या है? चार्ज की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको Q की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू आप ऐसे कैसे रख दीजिए, T की जगह पर आप क्या रख देंगे? 10 सेकेंड्स एंड करंट विल बी 5। तो 5 × 10 अगर हम करें तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 कूलम। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 50 कूलम। क्लियर है? चले, तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, सारे एमसीक्यूज को करने के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, या मुझे पोटेंशियल निकालना हो, या मैं कहूँ कि अगर मुझे वोल्टेज निकालना हो, तो मैं इन सभी के लिए क्या यूनिट का यूज़ करती हूँ? वॉट, ओम या फिर वोल्ट या किलो वॉट आर। तो वॉट पावर के लिए है, किलो वॉट आर पावर कंजम्पशन के लिए है, ओम रेजिस्टेंस के लिए है, एंड वोल्ट इज द राइट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और वोल्टेज। सब तीनों चीज़ें एक ही हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक इलेक्ट्रिक लैम्प की बात की जा रही है, ठीक है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, क्लियर है, इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। हमने इसको 12 वोल्ट बैटरी से करंट कर दिया। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना। अब इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और बैटरी आपने 12 वोल्ट की लगाई हुई है। द पावर ऑफ द लैम्प इज, अब यहाँ से आपको लैम्प की पावर फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखिए आपको सिर्फ पावर निकालना है और हमें क्या पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर के फॉर्मूले की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P = V × I। सबसे सिंपल फॉर्मूला, सिंपल पावर पूछी हुई है आपसे, तो P = क्या लिखेंगे आप? V × I, और यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट। क्लियर है? करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो करंट दिया हुआ है हमें 0.5 एम्पियर्स। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 × 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 1 = 5 2 = 2 6, तो कितना आना चाहिए पावर? 6 वॉट विल बी द पावर। हमारे पास ऑप्शन में है, जी हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और भगवान करे इन्हीं में से क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब, मतलब फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मतलब वो जो येलो कलर का लाइट होता है जिसमें फिलामेंट इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है, उस बल्ब की बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज,
है ना। तो सबसे ज़्यादा ये बताइए, इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि किसी भी फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन होता है वो किस तरह से दिखता है, विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड रेड से, अल्ट्रावायलेट रेज से या फिर फ्लोरेसेंट लाइट से। तो देखिए पावर का कंजम्पशन करके सबसे ज़्यादा ये आपको क्या देता है, यह आपको इंफ्रारेड रेज देता है। क्लियर है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो कि हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी पहले ही दिख गया है तो कोई बात नहीं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर, द मटेरियल मोस्ट लाइकली टू बी। अब देखिए सेमीकंडक्टर इसका आंसर इसलिए है क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए इंसुलेटर्स की तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी, है ना। इंसुलेटर मतलब कि नहीं, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इंसुलेटर मतलब कि जो कि बिल्कुल भी करंट को फ्लो करने नहीं देते। तो इंसुलेटर्स की जब बात की जाएगी तो उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1 से ऊपर ही होगी। क्लियर है। बात की जाए अगर आपके कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की तो उनकी वैल्यू बहुत ही लो होगी। क्लियर है, 0.1 से नीचे ही उनकी रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन अगर 0.6 है, मतलब ये एक बीच की रेजिस्टिविटी है जो कि किन की होती है, सेमीकंडक्टर्स की होती हैं। और सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बट अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो दे वर्कड एज अ कंडक्टर, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर 0.6 ओम मीटर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, दैट मीन्स कि वो किसका है, वो कौन सा मटेरियल हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर होगा। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following is most likely temperature of a filament of electrical light bulb when it is working on a normal 220 volt supply line। अब देखिए which of the following is the most likely temperature of the filament of electrical bulb when it is working on normal 220 volt supply line। अब देखिए 220 volt सप्लाई लाइन पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब वर्क कर रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है। तो 500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस या 45। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 2500 डिग्री सेल्सियस। बट ऐसा क्यों? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करें किस चीज़ की और किसी भी फिलामेंट की, तो फिलामेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन का वायर यूज़ करते हैं। क्लियर है, एक सेकेंड, क्लियर है। अब ये जो टंगस्टन है इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब जिसमें मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें टंगस्टन की, तो वो कितना होता है, 6191 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो 6191 डिग्री सेल्सियस अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब व्हेन इट इज वर्किंग ऑन अ नॉर्मल 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसका जो राउंड ऑफ जो टेम्परेचर होना चाहिए, सॉरी फ़ारेनहाइट में है ये वैल्यू, ठीक है, तो इतना फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। तो राउंड ऑफ वैल्यू अगर अपन सेल्सियस में देखें तो वो 2500 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगता है लेकिन थोड़ा हमें याद तो रखना पड़ेगी चीज़ों को। अब द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, तो दूसरा नाम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो एम्परेज, वॉटेज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली अगर आप पोटेंशियल को देख करके पोटेंशियल एनर्जी टिक कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। Now next is, how much energy does a 100 watt electric bulb transfer in 1 minute। अब ये देखिए यहाँ पर एनर्जी की बात की जा रही है, तो एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू P इंटू टी। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पावर दी हुई थी और टाइम दिया हुआ था, इसीलिए इस केस में हम E की जगह ई लेंगे और पावर इंटू टी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए, याद रख लीजिए। क्लियर है, तो ये E इक्वल्स टू P इंटू टी करेंगे तो हो जाएगा 100 वॉट इंटू टी। क्लियर है। अब टी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1 मिनट्स दी हुई है, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 60,000 ओम्स इसका जो है आंसर आना, सॉरी ओम्स बोल रही हूँ, इसका जो 60,000 जूल्स इसकी वैल्यू आना चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 600 जूल्स है, तो इसको हम एक और ज़ीरो यहाँ पर लगा दें क्योंकि ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल। अब क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने डबल कर दिया। ठीक है, पहले A था, अब कितना हो चुका है, 2A हो चुका है। इट्स रेजिस्टेंस बिकम, अब वी नो दैट R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय 8।
ठीक है। अगर आप इसको डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कैसी हो जाएगी, डबल, हाफ, फोर्थ टाइम या फिर 1/4 हो जाएगी। तो भाई देखिए इसकी जो वैल्यू है वो जस्ट हाफ हो जाएगी। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ क्यों हो जाएगी ये भी समझा दूं। देखिए बहुत आसान है, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। अब रो एल बाय ए करने से मान लीजिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी 4 ओम, है ना। अब हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपको 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो जस्ट क्या हो गया, ये हाफ हो गया ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होगी। क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइटली मतलब जिसको हम फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हाई अगर किसी का रेजिस्टेंस होता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, कंडक्टर, रजिस्टर, सुपर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंसुलेटर्स। क्योंकि इंसुलेटर्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। इसी हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट का कंडक्शन इन मटेरियल्स के साथ में प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, थिकनेस पर, शेप पर, या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल पर। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है ना वो हर एक मटेरियल की डिफाइंड होती है। रेजिस्टिविटी अगर किसी की कितनी है तो वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। बट अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो आपने मटेरियल ही वही यूज किया है, तो अब आप चाहे उसकी लेंथ को बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बात की जा रही है रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर मतलब कि किस टाइप का मटेरियल है, क्योंकि हर टाइप के मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। कंडक्टर्स की अलग होती है, इंसुलेटर्स की अलग होती है। तो भाई रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और इन सबके चेंज होने से रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर था नेचर ऑफ द मटेरियल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। अब वो डिवाइस जिसका यूज आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है, बच्चे पोटेंशियोमीटर भी लगा के आ जाते हैं, बट मैं बता दूं पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। एमीटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर अगेन मेजर फॉर द यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट। एंड नाउ द वोल्टमीटर इज द आंसर, क्योंकि वोल्टमीटर की मदद से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट पूछी जा रही है। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इधर इट इज इन हीट फॉर्म और इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी किसके फॉर्म है। हर एनर्जी, किसी भी एनर्जी की बात करें, सबकी जो यूनिट है एसआई में वो होती है जूल। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट कुछ नहीं, तो ये थे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप बिल्कुल सॉल्व करिए। इसके साथ भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। एग्जाम के पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूरे नंबर आ जाएं। तो चलिए अभी के लिए तो यही तक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर केजी से लेकर के 12th तक नर्सरी भी इंक्लूड करूँगी, कि नर्सरी में सारे एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। प्लस इसके बाद साथ साथ अगर हम हायर सेक्शन की बात करें तो नीट, जेईई, सीयूईटी, क्लैट, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। तो देरी किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि सैम्पल पेपर्स और बहुत सारे आपके नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, stepupacademy.ind.in हमारी वेबसाइट है, उस पर विजिट करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।